नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागोर फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, कल की क्लास से मैं आपको कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। कल की क्लास भी हमने नागरिकता के संबंध में पढ़ा, जिसमें हमने देखा नागरिकता का एक्चुअल में तात्पर्य क्या है, जिसमें हमने सिटीजनशिप किस भाषा का शब्द है, किस शब्द से बना है। साथ में हमने पढ़ा भारतीय संविधान के 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान देखने को मिलेंगे। और हमने पढ़ा कल की क्लासेज में 26 जनवरी 1950 को जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी, किन आधारों पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, वो अनुच्छेद 5, 6 और 7, 8। साथ में हमने देखा कुछ अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। साथ में जो विशिष्ट सार्वजनिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि का जो अधिकार है वो केवल भारतीयों को है। साथ में हमने देखा मतदान करने का अधिकार और संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को पदों पर निर्वाचित होने का अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। आज की क्लास में दोस्तों 5 से लेकर अनुच्छेद 11 और साथ में हम पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को। ठीक है, चलते हैं क्लास में। सबसे पहले आप देखेंगे अनुच्छेद 5। दोस्तों, अगर बात करें नागरिकता की तो आपको भारतीय संविधान के 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान देखने को मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं। अब कल की जब हमने क्लास ली उसमें मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को 4 कैटेगरियां बनाई गई। कितनी? 4 कैटेगरियां थी दोस्तों। क्लियर है ना? 4 कैटेगरियां बनाई गई थी। एक मिनट। 4 श्रेणियों की बात हमने की थी। क्लियर है? और 4 श्रेणियों की बात जब हमने की वो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 में वर्णित थी। एक बार आज की क्लास में फिर आपको कनेक्ट करता हूं अनुच्छेद 5। डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको कल एक कथन बताया था डॉक्टर अंबेडकर जी का। खुद अंबेडकर जी ने भी ये माना है कि जो नागरिकता संबंधी टॉपिक था ना, वो बहुत जटिल था और प्रारूप समिति को भी सबसे जो जटिल अनुभव हुए वो इस नागरिकता संबंधी प्रावधान में हुए थे। तो थोड़ा ये टॉपिक कठिन है, उसको सरल भाषा में सरल बनाने का प्रयास और सरल तरीके से समझाने का मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नागरिकता के संबंध में कोई भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 की बात करें हम दोस्तों तो इसमें देखो 3 बातों के बारे में वर्णन किया था। तीनों में से कोई एक बात हो तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जिसमें सबसे पहले है भारत का निवासी कौन होगा? जिसका जन्म भारत में हुआ हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी महिला जो विदेशी महिला है भारत में आई और अगर वो गर्भवती थी, उसने यहां पर अपने बच्चे को जन्म दे दिया, तो दोस्तों वह जो बालक है वो भारत का नागरिक हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन बात चल रही है, ये सारे जो प्रावधान थे ना दोस्तों, वो सारे 26 जनवरी 1950 को थे। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि आगे चल के जब हमारे जो सांसद हैं उनकी नींद खुलेगी 1955 में और पहली बार जब नागरिकता संशोधन अधिनियम आएगा तो क्या प्रावधान करेंगे। आगे चल के फिर उनको पता लगेगा तो फिर उसमें संशोधन होगा 1986 में। वो सारा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम अनुच्छेद 5 को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अगर जन्म हो गया भारत में तो भारत का निवासी है। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी बालक है उसका जन्म कहीं हो गया हो, लेकिन अगर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब भी उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे अनुच्छेद 5 के तहत। अगला है संविधान लागू, अर्थात संविधान लागू की तिथि आपको पता है दोस्तों 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले अर्थात 26 जनवरी 1945 से जो भारत में रह रहा हो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 पढ़ें दोस्तों। अनुच्छेद 6 के अनुसार, अनुच्छेद 6 कहता है कि कोई भी व्यक्ति
जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 में वर्णन मिलेगा कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति है जो भारत में आया है, उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। किस कंडीशन के आधार पर, देखते हैं। यदि उसके माता पिता या दादा दादी पितामह में से कोई भी अविभाजित भारत, अर्थात बात हो रही है वर्तमान, आप बात करें तो अविभाजित भारत में, तो देखो वर्तमान पाकिस्तान भी आएगा और वर्तमान बांग्लादेश भी आएगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, अविभाजित भारत की बात की जा रही है। इसका मतलब उसके माता पिता या दादा दादी में से भी अगर अविभाजित भारत में किसी का जन्म हुआ हो तो और वो पाकिस्तान से आया हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत वापस आया हो या चला आया हो, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, क्लियर है भाई, पाकिस्तान से अगर वह भारत आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले, या तो तब उसको भारत की नागरिकता दे देंगे, या माता पिता या दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में जन्म लिया हो, उसका जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ हो, तब भी उसको किसकी नागरिकता दे देंगे हम, पाकिस्तान भारत की, क्लियर है। लेकिन आगे आप इसमें पढ़ोगे दोस्तों, 19 जुलाई 1948 के पश्चात अगर उसने प्रव्रजन किया है अर्थात भारत आया है तो उसको भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण, क्योंकि आपको ये डेट याद रखनी है दोस्तों, ये डेट है परमिट अधिनियम की, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझो इस डेट को कैसे, थोड़ा डाउट होगा आपका। आपको ये बात याद रखनी है भाई, देखो अनुच्छेद 5 क्लियर है, अनुच्छेद 6 में बात की गई है दोस्तों, पाकिस्तान से कोई नागरिक भारत में आया है तो उसको हम किस आधार पर नागरिकता देंगे, क्लियर है। अब किस आधार पर देंगे, तो देखिए, एक तो आपको डेट याद रखनी है अनुच्छेद 6 से 19 जुलाई 1948। अब ये डेट क्या है, इस दिन परमिट अधिनियम लागू होगा। परमिट अधिनियम का मतलब समझिए, इसका मतलब ये है, देखो 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में आ गया है तो उसको हम अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दे देंगे भारत की, या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी किसी का जन्म कहां पर हुआ हो, अविभाजित भारत अर्थात वर्तमान पाकिस्तान में हो गया हो या वर्तमान बांग्लादेश में हो गया हो, तब भी उसको हम दे देंगे कहां की नागरिकता, भारत की। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो कंडीशन बदल जाएगी और उसके लिए उसको भारत में निवास की अवधि रखी गई 6 माह। अर्थात अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को आता है तो वो 6 माह तक पहले रहेगा भारत में, उसके बाद वो पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा और 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। परमिट अधिनियम के तहत अगर उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी तो वो 6 माह तक भारत में रहना चाहिए, क्लियर है। दोबारा बता दूं एक बार अनुच्छेद 6 को, थोड़ा देखो ये मतलब कंफ्यूजन वाला है टॉपिक, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली क्लास में भी मैंने इसलिए इन अनुच्छेदों को नहीं लिया था, है ना, क्योंकि थोड़ा जटिल टॉपिक है। अब आप देखें अनुच्छेद 6 दोस्तों, अनुच्छेद 6 में आपको क्या समझना है, अनुच्छेद 6 वर्णन करेगा पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता प्रदान के लिए। वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 6 और 7 ये दोनों एक तरह से मानो ही मत, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल ही पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के बारे में हैं, तो वर्तमान में कोई मतलब है ही नहीं। अब लेकिन उस समय की बात हो रही है जब ये संविधान बना तो अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान थे। अब तो आपको याद रखना है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आएगा, अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत अर्थात वर्तमान भारत, वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश में हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। अब वो कब, जब वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आएगा तब। लेकिन इसमें दो कंडीशन है, पहली 19 जुलाई 1948 अर्थात परमिट अधिनियम से पहले वाली, तो परमिट अधिनियम से पहले आ गया तो सीधी नागरिकता दे देंगे। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आएगा दोस्तों तो उसको निवास करना अनिवार्य है 6 माह। 6 माह के पश्चात वह पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, तब उसको क्या की जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान हो। क्लियर है।
अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत से पाकिस्तान आव्रजन करने वाले व्यक्ति किंतु कालांतर में भारत वापस लौट आए हो। क्या समझे? इसका मतलब है दोस्तों कि पहले तो ये व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए, क्लियर है। इसके बाद पाकिस्तान से कहां आए? भारत आए, क्लियर है। फिर कहां आए? वापस आए हैं पाकिस्तान से। अब ऐसे क्यों आएंगे? तो देखिए, आपको पता है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत हो गया आजाद, मतलब दो टुकड़े हो गए सांप्रदायिकता के आधार पर, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये देखो, टुकड़े तो हुए हैं 15 अगस्त 1947 को, लेकिन दोस्तों इसकी जो भनक थी ना, अंदेशा था, वो लोगों को पहले ही लग चुका था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग काफी लंबे समय पहले से ही अलग देश की मांग पर अडिग थी, ठीक है। और इसी के कारण आगे चल के आप देखोगे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा माउंटबेटन योजना के आधार पर। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब इसका मतलब यह है, जब इनको अंदेशा था तो कुछ लोग पहले ही कहां चले गए? पाकिस्तान वाले एरिया में। अब वो वहां चले गए, लेकिन फिर उनको पता लगा क्या, यार ये जो क्षेत्र है ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। अर्थात तो इसीलिए भारत का संविधान, आपको पता है, आपने ये कहावत भी सुनी है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। यही हुआ अनुच्छेद 7 में। जब पाकिस्तान के जो लोग थे, एक तरह से ये कहूं कि जो मुस्लिम थे, जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है पाकिस्तान, ये आपको पता है, और धर्म के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ है, ये भी आपको पता है ना। तो मुस्लिम बाहुल्य जहां क्षेत्र था वहां पर हिंदुओं के साथ, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुसलमानों के साथ काफी दुर्व्यवहार, काफी मार काट हुई, और न जाने क्या क्या हुआ, इसलिए वहां से लोगों ने पलायन किया। अब इसमें क्या किया, 1 मार्च 1947 की डेट संविधान सभा ने डिसाइड की कि 1 मार्च 1947 से पहले जो भी पाकिस्तान गए, क्लियर है, और बाद में पाकिस्तान से कहां आ गए? भारत आ गए, ऐसे नागरिकों को अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब ये 1 मार्च 1947 को आ गए, चले गए। अब ये वापस सपोज करो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, भाई चले तो इस डेट को गए, लेकिन इस डेट तक अगर आएंगे तो इनको नॉर्मल रूप से क्या दे देंगे हम? भारत की नागरिकता। लेकिन दोस्तों अगर ये इस तिथि के बाद आते हैं तो इन पर वही अनुच्छेद 6 लागू होगा, और परमिट अधिनियम के तहत इनको भी 6 माह तक भारत में रहना होगा, तब नागरिकता मिलेगी। पढ़ते हैं डिटेल में, देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को आव्रजन कर गया, चला गया, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यह मना करता है पहले, क्या है कि भाई 1 मार्च 1947 को आप कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, और जैसे ही आप पाकिस्तान गए तो आपकी नागरिकता हो गई समाप्त। लेकिन यदि तुम वापस लौट के आ गए, वापस ही तो लौटे हैं, ये क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान आव्रजन करने वाले, क्लियर है, और डेट आपको याद रखनी है अनुच्छेद 7 की 1 मार्च 1947। अर्थात आप 1 मार्च 1947 के पश्चात पहले तो भारत से पाकिस्तान चले गए, किंतु कालांतर में अर्थात बाद में आप कहां आ गए दोस्तों? भारत आ गए। तो पहले तो आपकी नागरिकता होगी समाप्त अगर आप पाकिस्तान चले गए, किंतु अगर आप वापस भारत में आए हैं तो फिर आपको नागरिकता दी जाएगी। आगे क्या कहता है? परंतु यदि बाद में किसी अनुज्ञा के द्वारा भारत लौट आया हो तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्लियर है? देखो दोबारा समझा दूं अनुच्छेद 7 को। अनुच्छेद 7 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान चला गया, और जैसे ही पाकिस्तान गया उसकी भारत की नागरिकता समाप्त। क्लियर है? लेकिन वही व्यक्ति वापस किसी अनुज्ञा के द्वारा भारत में लौट आता है
तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, दे देंगे अनुच्छेद 7 के तहत। फिर इसमें एक लाइन और याद रखनी है, यदि वह 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आएगा तो उसको नागरिकता परमिट अधिनियम 19 जुलाई 1948 के द्वारा ही दी जाएगी। अर्थात दोस्तों उसको अनुच्छेद 6 के द्वारा फिर से भारत में 6 माह रहना पड़ेगा। 6 माह के पश्चात वह पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, तब उसको भारत की नागरिकता प्रदान होगी। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 3 क्लियर है। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 वर्णन करता है दोस्तों भारत में जन्मे परंतु विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। अब देखो 6 और 7 का तो वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर बनाया था कि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, पहले भारत से पाकिस्तान गए, फिर वापस आए, तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख के आर्टिकल 6 और 7 बनाए गए थे। वर्तमान में इनका कोई औचित्य नहीं है। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 8 आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आर्टिकल 8 की बात करें तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा उस समय क्या वर्तमान में भी आप देखते हो बहुत से इंजीनियर डॉक्टर विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में चले जाते हैं रहने के लिए, उनको हम अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति मानेंगे और उनको नागरिक मानेंगे। यही तो है अनुच्छेद 8। अब जैसे उस समय की बात करें तो बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जो विभिन्न अभियानों पर गए थे, ठीक है। अब वहां पर अगर उनके कोई बालक जन्म ले लेता है तो उस बालक को अनुच्छेद 8 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। कब? उसके माता पिता अथवा दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, अथवा उन्होंने संबंधित देश में भारतीय काउंसिल के पास पंजीकरण करवाया हो। ये कंडीशन है। देखो जैसे सपोज करो कोई बालक है जिसका जन्म विदेश में हो गया, लेकिन अब उसका जन्म विदेश में हो गया, अब उसको भारत की नागरिकता कैसे देंगे? लेकिन उसके लिए दोस्तों 2 कंडीशन है, उसके माता पिता, उसके दादा दादी दोनों में से जन्म होना चाहिए भारत में। दूसरा, वो संबंधित देश में जो भारत की काउंसिल है, दूतावास है, वहां पर जाके पंजीकरण करवाएगा 1 वर्ष के भीतर, तभी उसको क्या देंगे? भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। ये कहता है आर्टिकल 8। अनुच्छेद 9 की बात करें हम दोस्तों तो अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, जैसे आप समझो अभी मैं सपोज करो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता हूं, ले लिया, स्वेच्छा से मैंने ले ली, ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। आपको मैंने बताया था जब संविधान के स्रोत पढ़े थे, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता प्रावधान हमने दोस्तों कहां से ले लिया? ये ले लिया दोस्तों ब्रिटेन से। क्लियर है? अनुच्छेद जो 9 है दोस्तों वो कहता है कि स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का त्याग करता है, अर्थात दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? समाप्त हो जाएगी। अब क्यों होगी? क्योंकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है। क्लियर है? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में तो कोई डाउट नहीं होगा। 5, 6, 7 जो 8 हैं वो थोड़े जटिल हैं, उनको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर दोबारा कभी मौका आएगा तो दोबारा भी एक बार हम डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लियर है? रिवीजन भी करा दूंगा इसी क्लास में, भले लास्ट में एक बार क्योंकि रिवीजन। अनुच्छेद 9 दोस्तों क्लियर है? अनुच्छेद 9 जो है दोस्तों उसमें भारत का संविधान प्रावधान करता है कि देखो स्वेच्छा से मैं दूसरे देश की नागरिकता ले लूं तो मेरी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। क्लियर है? अनुच्छेद 10 की बात करें हम, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 5 से लेकर 11 हैं, 10 और 11 और रह गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नागरिकता में संशोधन होगा 1955 में पहली बार वो। अनुच्छेद 10 की हम बात करें, देखो अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता का बना रहना, कि नागरिकता को आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी नागरिकता बनी रहेगी किन कंडीशन पर? जैसे आप संसदीय विधि के अनुरूप अगर कोई गलत काम नहीं करो तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यह प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय नागरिकता संसदीय विधि के अधीन बनी रहेगी
जो भी संसद द्वारा समय समय पर नियम बनाए जाएंगे उसी के आधार पर भारत का नागरिक बना रहेगा, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा समझो। जैसे देखो, कब तक नागरिकता को आपसे कोई छीन नहीं सकता, जब तक आप संसदीय विधि के अनुरूप कार्य मतलब कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। जैसे अभी सपोज करो किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए और उस देश के आप फेवर में चले जाओ, तो ये क्या हो गया? देशद्रोह हो गया। तो आपकी नागरिकता इस तरह तो समाप्त हो सकती है ना। लेकिन आप कोई ऐसा काम नहीं करो, ऐसे तो आपको पता है अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है या पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, ऐसे तो फिर ये अपनी मनमानी करके फिर लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, नागरिकता ही समाप्त कर देंगे। तो अनुच्छेद 10 यही प्रावधान करता है कि इसका मिसयूज नहीं हो। तो आपको पता होगा दोस्तों, आपकी जो नागरिकता है उसको कोई छीन नहीं सकता है, और यही प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11, यहां से प्रश्न बनता है दोस्तों अच्छा वाला। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारतीय संसद को प्राप्त है। क्लियर है? अब यहां से प्रश्न बनेगा कि नागरिकता संबंधी प्रावधान, उनमें किसी प्रकार का फेरबदल, किसी प्रकार का बदलाव किसको अधिकार है करने का? तो वो दोस्तों अधिकार है भारत की संसद को। भारत की संसद के अलावा नागरिकता संबंधी प्रावधानों में उनसे संबंधित विषयों पर कोई किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकता है। तो नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी भारतीय संसद। अनुच्छेद 11 और इसी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों 1955 में, और पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अब तक 7 बार संशोधन हो चुके हैं। 2019 में तो पूरा का पूरा एनआरसी आ गया है। एनआरसी को लेकर अलग से हम एक क्लास लेंगे, है ना। इसमें हम एनआरसी को कवर नहीं करेंगे इस क्लास में, इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे कब कब कौन कौन सी संशोधन हुए, है ना। तो आपको आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्लियर है। दोबारा अगर मैं रिवीजन करूं दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी का जन्म भारत में हो गया हो, भले ही वो विदेश का हो, विदेशी महिला हो, उसने भारत में आके अपने बच्चे को जन्म दे दिया हो, उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की, है ना। माता पिता में से कोई भारत का हो, उसका जन्म कहीं हुआ हो, तो नागरिकता मिल जाएगी, है ना। ये आपका अनुच्छेद 5 वर्णन करता है। यदि संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो, तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को हम नागरिकता प्रदान करेंगे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आएगा पाकिस्तान से, तो उसको परमिट अधिनियम के तहत 6 माह तक पहले रहना पड़ेगा, उसके बाद पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 7 की बात करें दोस्तों, तो वो कहता है 1 मार्च 1947 के पश्चात यदि कोई व्यक्ति कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, तो उसकी नागरिकता समाप्त है। लेकिन वही व्यक्ति कालांतर में वापस लौट कर आ जाता है भारत में, तो उसको नागरिकता हम दे देंगे। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के पश्चात आता है, तो फिर उस पर परमिट अधिनियम के तहत 6 माह तक रहना होगा, उसके बाद पंजीकरण करवाना पड़ेगा, तब भारत की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति या बच्चे, सपोज करो कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई है जो विदेश में रह रहा हो और उसके बच्चे का जन्म हो जाता है विदेश में, तो कंडीशन क्या है, उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और संबंधित देश में भारतीय काउंसिल दूतावास में उसके द्वारा पंजीकरण करवाया जाएगा, तभी उसको भारत की नागरिकता प्रदान होगी। अनुच्छेद 9 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 9 में वर्णन मिलता है कि यदि मैं स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता हूं, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत संविधान जो भारत का है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है। अनुच्छेद अगर 10 की बात करें, तो वो बताता है नागरिकता का बना रहना, कि आपसे नागरिकता कोई छीन नहीं सकता, आपकी नागरिकता संसदीय विधि के अनुरूप बनी रहेगी जब तक आप संसदीय विधि के खिलाफ कोई कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11 प्रावधान करता है कि नागरिकता के अर्जन या संशोधन संबंधी जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों वो केवल और केवल भारत की संसद के पास है। क्लियर है? तो जब भारत की संसद के पास है, तो भारतीय संसद पहली बार 1955 में
नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आएगी? पढ़ते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। यही प्रश्न बनता है पहली बार कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? तो कब आया दोस्तों? 1955 में। यहां से देखो, ये प्रश्न तो है कब आया, लेकिन अगर इसमें संशोधन का प्रश्न कर दे कि इसमें संशोधन कब हुआ 1955 वाले में, तो इसमें पहली बार दोस्तों संशोधन हुआ 1986 में। ये थोड़ा अलग अलग डेटा याद रखना है। कंफ्यूजन कैसे है? देखो 1955 में तो एक्चुअल में पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम आएगा, और इसके बाद इस अधिनियम में पहली बार संशोधन होगा 1986 में। क्लियर है? पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो अभी मैंने आपको बताया था, इसमें संसद को प्रदत्त शक्ति है कि वह क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, और इसी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा 1955 में। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें अब तक कितनी बार? 7 बार दोस्तों। कितनी बार? 7 बार संशोधन हो चुके हैं। 1986, 1992, 2003, 2005, 2008, 2015 और 2019। तो देखो 3 प्रश्न बन गए इस स्लाइड से। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? 1955 में आया। नागरिकता संशोधन अधिनियम में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? 7 बार हो चुका है। पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1986 में हुआ। अगर बात करें कि भाई ये बता दो संशोधन की शक्ति किसको है, तो वो संसद को है। अब संसद को शक्ति प्राप्त है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? वो अनुच्छेद 11 में है। क्लियर है? चलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। एक प्रश्न यहां से ये भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, आपको पता है दोस्तों, भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया। भारतीय संविधान जो निर्माता थे आनन फानन में, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जो उचित लगा वो उन्होंने संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कर दिए। लेकिन संविधान लागू होने के बाद 5 साल बीत गए, और 5 साल के बाद जब नींद खुली और उन्हें पता लगा कि जो हमने प्रावधान किए वो तो गलत थे, तो फिर उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आए 1955 में। इसमें 5 प्रकार से आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ये वर्णन मिलता है। तो प्रश्न आएगा यहां से दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम 1955 है वो कितने प्रकार से भारतीयों के लिए नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों 5 प्रकार से, जिसमें पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, एक है दोस्तों प्राकृतिकरण या देशीकरण के आधार पर, एक है पंजीकरण के आधार पर, और एक है दोस्तों क्षेत्र समाविष्टि, अर्थात किसी क्षेत्र का अगर भारत में विलय हो जाए, जैसे आप पढ़ोगे सिक्किम, पांडिचेरी, यनम, महाय, कारेकल को भी भारत में मिलाया गया बाद में, है ना। तो अब जब क्षेत्र भारत में मिल जाएगा तो भारतीय सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी, राजपत्र द्वारा जारी करेगी, और उसके द्वारा उस क्षेत्र के निवासी भी भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। इस प्रकार भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 5 प्रकार से भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है। पढ़ते हैं डिटेल में। नागरिकता अधिनियम 1955 5 प्रकार से भारत की नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। पहले जन्म से, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, क्षेत्र समाविष्टि या भूभाग का अगर विलय हो जाता है दोस्तों, इस आधार पर भारतीयों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहला पढ़ते हैं जन्म के आधार पर। दोस्तों इसमें आप पढ़ोगे, देखो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हो सकता है तुमको थोड़े कुछ बिंदु इसमें जटिल लग रहे हों, लेकिन मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है बहुत ही सरल शब्दों में, और बार बार मैं इसी क्लास में आपको रिवाइज भी करा रहा हूं, है ना। तो अब तक हमने जो पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम जो 5 प्रकार हैं उनमें से पहला प्रकार है दोस्तों जन्म के आधार पर किस प्रकार नागरिकता प्रदान होगी। इसमें आप पढ़ोगे प्रारंभिक स्थिति क्या थी, बाद में फिर क्या बदलाव हुए, और वर्तमान में स्थिति क्या है जन्म के आधार पर। जैसे आप अनुच्छेद 5 आपने पढ़ा, तो आप ही आकलन करो। अनुच्छेद 5 में आपने पढ़ा कि वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हो गया हो। अब मुझे बताओ
कोई विदेशी महिला आई यहाँ पर जो उस समय गर्भवती थी और उसने अपने बच्चे को यहाँ पर जन्म दे दिया और उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो ये सही है या गलत है? गलत है ना। ऐसा मान लो आप तो कि जैसे कोई भारत का ही निवासी है ना, अब वो काफी लंबे समय से यहाँ पर रह ले, है ना, कोई महिला यहाँ आ जाए, उससे शादी कर ले और यहाँ पर बच्चे को जन्म दे दे, तो आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, पंजीकरण या देशीकरण उसमें आएगी। भारतीयों से शादी करने पर अगर कोई भारतीय व्यक्ति से शादी कर लेता है तो किस आधार पर नागरिकता मिलेगी? तो दोस्तों जन्म के जो आधार का टॉपिक था ना, ये गलत था। तो आगे चल के इसमें संशोधन होगा कि हम जन्म के आधार पर, किसी ने जन्म ले लिया भारत में आकर और भारत में जन्म लेते ही उसको भारत की नागरिकता दे रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें बाद में संशोधन होगा कि भाई ठीक है, माता पिता में से कोई हो, जब आप वंश परंपरा पढ़ोगे तो पढ़ते हैं पहला टॉपिक जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर प्रारंभिक स्थिति आपको पता है, जिसका जन्म भारत में हो गया हो वह भारत का नागरिक होगा, ये हमने बताया था। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 जो है वो यही तो वर्णन करता है दोस्तों, यही तो है, यही हमने पढ़ा। अनुच्छेद 5 में यही हमने पहला बिंदु यही पढ़ा था कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो भारत में जन्म ले लिया और भारत का नागरिक हो गया। ये थी प्रारंभिक स्थिति दोस्तों। इसमें कुछ डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है कि कब कब क्या बदलाव हुआ है। देखो अब बात आएगी, फिर इसमें बदलाव होगा कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक है, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हो गया हो, क्योंकि इसमें संशोधन होगा 1986 में, पता है ना। तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी, बाद में संशोधन क्या हुआ है तो आप देख लो, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था इसी में अनुच्छेद 5 में कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से अगर कोई रह रहा हो तो उसको भी हम भारत की नागरिकता दे देंगे। अब इसमें बदलाव किया कि भाई ठीक है 26 जनवरी 1950 को होना चाहिए या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हो गया हो उसको नागरिकता देंगे हम। ठीक है, फिर इसमें फिर बदलाव हुआ, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद किंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के किसी राज्य में हो गया हो तथा माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए कंडीशन समझिए, सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों कि जन्म भारत में हो गया भारत का नागरिक। फिर थोड़ा बदलाव किया कि नहीं 26 जनवरी 1950 लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हो गया हो भारत का नागरिक है। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ ये बात खत्म हो गई कि 26 जनवरी 1950 से पहले किसी का जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक नहीं है। क्लियर है? संशोधन होगा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले अगर जन्म हुआ। फिर बाद में बदलाव होगा कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद किंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्म हुआ होगा, लेकिन एक कंडीशन और जोड़ दी कि माता या पिता है उसमें से कम एक भारत का नागरिक हो, या माता हो या पिता हो। ऊपर वाली जो दो कंडीशन थी उसमें माता पिता का भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन आप देखोगे 3 दिसंबर 2004 से पहले वाली जो जन्म वाली बात है उसमें इन्होंने एक बिंदु जोड़ दिया दोस्तों कि वह क्या होना चाहिए, माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और जन्म भारत में हो गया हो इस तिथि से पहले तो उसको भारत का नागरिक मान लेंगे। फिर बदलाव होगा दोस्तों, फिर होगा कि जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद हो गया, अर्थात ये वर्तमान स्थिति है। क्या हमने मान लिया? देखो कंडीशन पढ़ लेना, कोई व्यक्ति है इस डेट वाला 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच की अवधि में जिसका जन्म भारत में हुआ हो, तो दोस्तों उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अगला पढ़िए, यदि 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत में हुआ हो तो उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होंगे, तब ही उसको भारत की नागरिकता देंगे। क्लियर है? फिर पढ़ेंगे उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यह भी कंडीशन है, या तो दोनों होने चाहिए तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन यह बात मान ली कि चलो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो दूसरा जो है ना
वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तब वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यह है दोस्तों जन्म के आधार पर। क्लियर है? जन्म के आधार पर दोस्तों हम तब देंगे, देखो प्रारंभिक जो स्थिति थी उसमें तो मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 5 सीधा वर्णन करता है कि भारत में आकर जिसका जन्म हो गया, भाई भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कहीं आ जाओ जो भारत के अंडर में आता है, वहां जन्म जिसका हो गया वो भारत का नागरिक है। लेकिन आगे चल के बदलाव होगा, है ना। फिर बदलाव हुआ 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987। फिर बदलाव हुआ 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, किंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले, लेकिन माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का निवासी होगा। तब बाद में बदलाव किया कि 3 दिसंबर 1904 को या उसके बाद, किंतु माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन सपोज करो माता या पिता में से एक भारत का नागरिक है तो दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तभी मतलब इसका मतलब वैलिड होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए, तभी उसको जो बालक है उसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे देंगे। दोस्तों क्लियर है पहला। दूसरा जो है दोस्तों वो है, अब इसमें और क्या है देखो, वंश परंपरा के आधार पर। किसके आधार पर है दोस्तों? वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा की अगर बात करें हम दोस्तों तो 2 तरह के व्यक्तियों को जन्म के आधार पर, हाँ सॉरी, इसमें कुछ वो और किए गए हैं प्रावधान कि हम किनको नहीं देंगे भाई। जैसे सपोज करो जन्म के आधार पर, ये वंश परंपरा नहीं है, जन्म के आधार पर 2 तरह के व्यक्तियों को नहीं दे सकते। जैसे जन्म हो गया मान लिया हमने, लेकिन एक तो वो शत्रु देश का नागरिक हो और एक वो विदेशी राजनयिकों के बच्चे हों। जैसे कोई विदेशी राजनयिक है जो यहाँ दूतावास वगैरह में यहाँ पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, विदेश के रहने वाले हैं, उनके बच्चों का जन्म कहाँ पर हो गया? भारत में हो गया। तो जो विदेशी राजनयिक के बच्चे जिनका जन्म भारत में हो गया हो, उनको हम जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं देंगे। क्लियर है? तो 2 जो बिंदु हैं वो आपको याद रखने कि जन्म के आधार पर किन किन कंडीशन में भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो एक तो आपके जो विदेशी राजनयिकों के बच्चे हैं उनको हम नहीं देंगे। दूसरा है, अगर जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसके माता या पिता दोनों शत्रु देश के नागरिक हों, किसी शत्रु देश की हेल्प कर रहे हैं, जो भारत देश का शत्रु है कोई देश, उसकी अगर कोई मदद कर रहा है उसके माता पिता, और उस बच्चे का जन्म हो गया यहाँ पर, या उसके जो माता पिता हैं वो किसी शत्रु देश के नागरिक हों, तो हम 2 कंडीशन में जन्म के आधार पर दोस्तों निषेध करते हैं कि भाई 2 कंडीशन अगर हुई तो हम आपको भारत की नागरिकता प्रदान नहीं करेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों दूसरा बिंदु, वंश परंपरा के आधार पर। अब आप बताओ मुझको नागरिकता या तुमको नागरिकता किस आधार पर मिली? वंश के आधार पर। मेरे जो पिता थे वो भारत के नागरिक थे तो मुझको भारत की नागरिकता मिल गई। मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं वो भारत के नागरिक थे, उनको भारत की नागरिकता मिल गई। उनके पिताजी जो हमारे और पिताजी मतलब बाबा दादा जो थे उनके पिताजी भारत के नागरिक थे तो उनको इस आधार पर भारत की नागरिकता मिल गई। तो हमको दोस्तों वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिली है। क्लियर है? अब वंश के आधार पर देखो कैसे देंगे। प्रारंभिक स्थिति समझिए पहले कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तब क्या स्थिति थी। यदि किसी व्यक्ति का विदेश में जन्म होता है और उस समय उसका पिता भारत का नागरिक है तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है। इसे मैंने आपको बता दी थी। भाई बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, जैसे कोई हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो विदेश में रहकर विभिन्न प्रकार के हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उनकी बागडोर संभाल रखी थी उन्होंने, है ना। अब वो रह तो वहां रहे हैं लेकिन भारत के हैं। अब यहां पर उनके किसी बालक का जन्म हो जाता है। अब यदि व्यक्ति का विदेश में जन्म होता है, भाई रह कहां रहे थे वो? विदेश में। अब विदेश में रह रहे थे, वहां पर उसका जन्म हो गया बच्चे का, लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो कहां के हैं? भारत के हैं। तो उसको नागरिकता हम किस आधार पर देंगे? वंश के आधार पर, क्योंकि जिस बालक का जन्म विदेश में हुआ है उसके जो पिताजी हैं वो कहां के नागरिक हैं दोस्तों? भारत के नागरिक हैं। ये थी प्रारंभिक स्थिति जब संविधान लागू हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 को। अब वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो वर्तमान में इसमें बदलाव है। देखो वंश का जो वो है ना, हमने वंश का आधार ले रखा है पिता को। इसको ले रखा है पिता को। आगे चल के मैं थोड़ा एग्जाम्पल इसके साथ भी आपको समझाऊंगा। अब आप डिटेल में पढ़ें। देखो यदि उसका जन्म
26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ हो तथा उसका पिता भारत का नागरिक हो, उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जन्म की बात चल रही है। दूसरा है, यदि उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किंतु 3 दिसंबर 1904 से पहले हुआ हो, उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो तो उसके वंश के आधार पर नागरिकता दे देंगे। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। यहां पर केवल बात की गई है पिता को आधार माना है वंश का। किस डेट तक दोस्तों? 10 दिसंबर 1992 को। जैसे अब आप पढ़ो सानिया मिर्जा, है ना। अब सानिया मिर्जा ने शादी कर ली किससे? शोएब मलिक है शायद, शोएब मलिक ही तो है। उसके बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। अब उसको किस प्रकार देंगे आप? नागरिकता कहां की मिलेगी बताओ? 18 वर्ष का जब वो वयस्क होगा तब तो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये बता दो, चूंकि सानिया मिर्जा भारत की नागरिक हैं, है ना, तो 92 से पहले तक, 10 दिसंबर 1992 से पहले बात कर रहा है, तो वंश का आधार केवल माता पिता था, माता नहीं थी। लेकिन अगर 1992 के बाद हो गया है तो माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहां अगर माता उसकी भारत की नागरिक है तो उसको नागरिकता भारत की मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताओ, मिलेगी ना। तो अब ये देख लो, आपको ये डेट याद रखनी है। 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले की अगर बात करते हैं तो वंश के आधार पर दोस्तों केवल पिता को बेस माना है। पिता आधार है कि अगर पिता भारत का नागरिक है तो ही वंश के आधार पर नागरिकता देंगे। लेकिन 10 दिसंबर 1992 को, लेकिन उसके बाद और 3 दिसंबर 2004 तक अगर बात करें, माता पिता दोनों में से अगर कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको हम क्या दे देंगे दोस्तों? भारत की नागरिकता दे देंगे। दोनों बात क्लियर है। 1992 से पहले वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी केवल पिता के आधार पर, और 1992 के आधार बाद दोस्तों मिलेगी क्या है? क्योंकि भाई महिला पुरुष दोनों समान हैं, यहां पर बात केवल पिता की रही है। अब वर्तमान में यह है कि एक तरह से भाई महिला पुरुष समान है, तो 1992 के बाद क्या किया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता दे देंगे। आगे पढ़ें, इसके बाद में क्या बदलाव होगा? 3 दिसंबर 1904 को 2004 को सॉरी, उसके बाद विदेश में सपोज करो किसी ने जन्म ले लिया हो तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है, लेकिन उसे संबंधित देश में 1 वर्ष के भीतर इंडियन काउंसिल के पास पंजीकरण करवाना आवश्यक है। समझे? दूसरा है, केंद्र सरकार यदि अनुमति देती है तो उसको जन्म के 1 वर्ष के पश्चात भी पंजीकरण करवाया संभव है, 1 वर्ष की छूट दी जा सकती है। माता पिता जब पंजीकरण करवाएंगे तो उस समय शपथ पत्र देंगे कि वे भारत के नागरिक हैं और उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसको और मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देखो, प्रारंभ की स्थिति आपने पढ़ ली है ना। इसके बाद आपको ये डेट याद रखनी है, एक 92 की, फिर 3 दिसंबर 2004, और इसके बाद थोड़ा सा और अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो ये देखो, वंश के आधार पर, किसके आधार पर? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर आप देखोगे दोस्तों प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति की बात करें, जैसे कोई बच्चा है उसका जन्म हो गया विदेश में, ठीक है, और उसके पिता के पास नागरिकता कहाँ की है? भारत की, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है? यहाँ कोई बात नहीं की गई, माता पिता भारत के नागरिक हैं और बच्चे का जन्म विदेश में हो गया, उसको वंश के आधार पर जन्म कहीं हो गया है। भाई देखो, पहला जो प्रावधान है वो जन्म के आधार पर था, तो जन्म का मतलब है कि भारत में जन्म हुआ है। दूसरा है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता दे देंगे, अर्थात जन्म भारत में, भारत से बाहर कहीं हो गया हो, लेकिन उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? कि वंश के आधार पर मिलेगी। भाई तो वंश के आधार पर कैसे देंगे? कि माता पिता में से माता पिता भारत के नागरिक हैं, बच्चे का जन्म हो गया विदेश में, उसको भारत की नागरिकता दे दी भाई, दे दी। अब इसमें बाद में संशोधन होगा, तो कैसे होगा दोस्तों? देखो, सबसे पहले पहली स्थिति हमने पढ़ी
26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 की बाद आई दिसंबर 1992 तक। दिसंबर 1992 तक जब हमने पढ़ा तो यहां पर कंडीशन थी पिता कि चलो मान लिया बच्चे का जन्म हो गया विदेश में, लेकिन पिता भारत का नागरिक होगा तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर बात करें हम 1992 से 2004 तक की, 4 में इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने कर दिया भाई पिता ही वंश का आधार नहीं है, माता या पिता दोनों में से कोई अगर एक भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। इसके बाद बात आई 2004 के बाद। 2004 के बाद इन्होंने प्रावधान कर दिया कि भाई देखो 1 वर्ष के भीतर जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो 1 वर्ष के भीतर आपको दूतावास में भारतीय काउंसिल में जाकर पंजीकरण करवाना है। क्या करवाना है दोस्तों, पंजीकरण करवाना है। भारत सरकार चाहे तो इस अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और साथ में माता जो पिता हैं वो एक शपथ पत्र देंगे क्या कि भाई हमारे बच्चे के पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं है और उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर हुआ है कुछ? ठीक है, और देख लेना एक बार रिवाइज कर करके, वैसे मैं और पढ़ा दूंगा डिटेल में। ये था आपका किसके आधार पर दोस्तों, वंश के आधार पर। पंजीकरण की बात करें हम, कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है अर्थात इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, तो भारत का नागरिक बनने के लिए यदि भारत सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसको पंजीकरण के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कुछ शर्त निर्धारित की हैं दोस्तों कि कुछ शर्त हैं, आपको इन शर्तों की पालना करनी है और आपको हम क्या दे देंगे, नागरिकता प्रदान कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आप देखोगे क्या क्या शर्त हैं। सबसे पहले वे व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक रह चुका हो, पहली शर्त। दूसरी है भारतीय मूल का व्यक्ति है, पीओआई, जो पंजीकरण का आवेदन करने से ठीक 7 वर्ष, आपको डेटा याद रखना है, अलग अलग है। जब आप पंजीकरण की बात करोगे 7 वर्ष है, अगर देशीकरण या प्राकृतिकीकरण की बात करोगे तो दोस्तों 14 वर्ष है। अगर वो 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तथा पिछले 1 वर्ष से निरंतर भारत में रह रहा हो, 7 वर्ष से तो भारत में रहना चाहिए लेकिन 1 वर्ष से निरंतर भारत में रह रहा हो, तभी वे पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरी कंडीशन है भारतीय मूल का व्यक्ति अविभाजित भारत अर्थात वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश 1935 के अधिनियम में जो वर्णित था उस समय भारत से किसी और देश में रह रहा हो, अर्थात ये पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं रहना चाहिए, अविभाजित भारत में, यहां से बाहर रहना चाहिए, तब उसको पंजीकरण माना जाएगा। पंजीकरण के आधार पर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है जिसने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो, कोई भी व्यक्ति है वो आया यहाँ पर और उसने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो, महिला या पुरुष कोई हो सकता है, वो पंजीकरण हेतु आवेदन करने से 7 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो। देखिए जैसे सपोज करो कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारत में आया, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई किस पर है, जो पहले भारत का नागरिक रह चुका हो, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। अब उसने शादी कर ली यहाँ पर, शादी करने के बाद भी उसको कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहेगा, तभी उसको पंजीकरण के द्वारा क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। नाबालिग जो बच्चे हैं उनके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। इसमें अवयस्क की बात की गई है, अवयस्क जो बच्चे हैं उनको अगर नागरिकता आपको पंजीकरण के द्वारा चाहिए तो क्या कंडीशन है, उसके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों वयस्क जिसके माता पिता को प्राकृतिकीकरण के माध्यम से नागरिकता मिली हो, वह वयस्क जिसके माता पिता भारत के नागरिक थे पहले, उसको भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों समुद्र पारीय भारतीय नागरिक जिनको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको भी पंजीकरण के द्वारा जब ये पंजीकृत हो जाएंगे और कम से कम इनकी अवधि है 5 वर्ष, तब ये 5 वर्ष रह रहे हों तो आपको डेटा याद रखना है 5 वर्ष और 7 वर्ष, किसके लिए, पंजीकरण के लिए। अगर किसी की शादी कर ली है तो उसको 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, 1 वर्ष से निरंतर भारत में रहना पड़ेगा, तब पंजीकरण के द्वारा उसको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। अब पंजीकरण को लेकर आपको जो एग्जामिनर प्रश्न करता है ना दोस्तों,
वो ईयर को लेकर ही करता है। अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करेगा तो आपको 5 वर्ष डेटा याद रखना है। अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति से यहाँ शादी कर लेता है तो उसको पंजीकरण के द्वारा कितने वर्ष रहना अनिवार्य है? 7 वर्ष रहना चाहिए, तभी उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी। अगर हम बात करें दोस्तों देशीकरण या प्राकृतिकीकरण की, प्राकृतिकीकरण या देशीकरण के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। देशीकरण से नागरिक बनने का तात्पर्य है दोस्तों लंबे निवास के आधार पर किसी देश का नागरिक बन जाना। जैसे आप देखते हो अदनान सामी का नाम सुना है आपने? अदनान सामी, अदनान सामी ने एक तरह से कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में क्या किया? अच्छा काम किया। अब उनको यहाँ पर जैसे भारत जो देश है वो अच्छा लग गया, भारत देश मन को भा गया। काफी लंबे समय से वो भारत में निवास कर रहे थे, उनको भारत देश अच्छा लग गया। उन्होंने कला विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत में बहुत सारी उन्नति की। तो क्या करेंगे? देशीकरण या प्राकृतिकीकरण के द्वारा दोस्तों उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। कंडीशन क्या है? एक तो लंबा निवास है, तो इसमें आपको याद रखना है 14 वर्ष कम से कम अवधि है। कोई भी व्यक्ति जो अवैध अप्रवासी नहीं हो, बार बार याद रखना है, अवैध नहीं होना चाहिए, उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। कंडीशन क्या क्या है दोस्तों? देखो कंडीशन, यदि वह व्यक्ति इस बात की शपथ लेता है कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति पर वह अपने देश की नागरिकता को त्याग देगा। भाई ये जो व्यक्ति है वो पहले से भारत का तो है नहीं, ये दूसरे देश का ही तो व्यक्ति है, क्योंकि पहले जो व्यक्ति है भारतीय मूल का व्यक्ति है जो पहले भारत में निवास कर चुका हो कभी, और तो उसको तो दोस्तों मिलेगी पंजीकरण के द्वारा, और जो भारत का नहीं है दूसरे देश का निवासी है उसको मिलेगी देशीकरण या प्राकृतिकीकरण के द्वारा। क्लियर है? और देशीकरण और प्राकृतिकीकरण के द्वारा जब मिलेगी तो पहली कंडीशन यही है कि भाई आप पहले जिस देश के नागरिक थे उस देश की नागरिकता का त्याग करो, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर है? अब आप देखोगे वो व्यक्ति जो पिछले 14 वर्षों से भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या अन्य में हो, तो इसकी अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और आवेदन की तिथि से 1 वर्ष पूर्व से निरंतर भारत में रह रहा हो। दोस्तों इसमें जो आपको डेटा याद रखना है ना, वो रखना है 14 वर्ष। वो जो व्यक्ति है, क्योंकि देखो देशीकरण या प्राकृतिकीकरण के आधार पर जिसको भी भारत में नागरिकता मिलेगी उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि लंबी समय अवधि तक भारत में रहना चाहिए, तो 14 वर्ष है। अगर बात करें कि वो भारत सरकार की सेवा में अन्य में है तो इसकी अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन जब भी वो कर रहा है तो उसमें 1 वर्ष से वो भारत में निरंतर रह रहा हो। चलते हैं देशीकरण के द्वारा। और देखो एक और डिटेल आपको याद रखनी है, यहां से जो प्रश्न करता है ना एग्जामिनर, वो करता है बेटो कि देशीकरण से नागरिकता प्राप्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो अब सत्य असत्य के लिए आपको सब जैसे प्रश्न दे दे, अच्छा चरित्र होना चाहिए, सही है या गलत है। दूसरा इसमें आप पढ़ोगे देशीकरण में कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? 22 भाषाओं में से कम एक भाषा का उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये कंडीशन है। अच्छा चरित्र होना चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी देशीकरण के द्वारा उसको नागरिकता मिलेगी। अंतिम जो है वो है दोस्तों क्षेत्र समाविष्टि या भूभाग का विलय हो गया है, तो आप क्या करोगे? उस जिस क्षेत्र का आपने विलय किया है भारत सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी और उस अधिसूचना के द्वारा क्या किया जाएगा? जो क्षेत्र हमने समाविष्ट किया है उस देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पढ़ते हैं, यदि कोई भूभाग भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर उस क्षेत्र के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करेगी। एग्जाम्पल आप देखें, भारत में जब पांडिचेरी, यनम, माहे, कारेकल और सिक्किम को अपना हिस्सा बनाया तो केंद्र सरकार ने नागरिकता आदेश जारी किया था। बिल्कुल राइट है। आप देखते हो पांडिचेरी, यनम, माहे, कारेकल को दोस्तों इसमें चंद्रनगर भी था, है ना, चंद्रनगर भी था। 1962 में भारत में मिलाया गया। अगर हम सिक्किम की बात करें दोस्तों तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन आप देखते हो 1975 में, और 1975 में सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 से पहले 1975 में जब भारत में सिक्किम मिलेगा तो सिक्किम के जो निवासी हैं केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी और अधिसूचना जारी के बाद वो क्या हो जाएंगे दोस्तों?
भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के डिटेल डिस्कस की और हमने दोस्तों पढ़ा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो कि 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है, जिसमें हमने पढ़ा जन्म के आधार पर प्रारंभिक स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या थी, वंश के आधार पर प्रारंभिक क्या थी, वर्तमान क्या थी। इसके बाद हमने पढ़ा पंजीकरण के आधार पर, चौथा प्रकार है दोस्तों देशीकरण के आधार पर, और जो पांचवा प्रकार है वो है क्षेत्र समाविष्टि या भूभाग का अगर विलय हो जाता है। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है। यहां से प्रश्न या तो 5 पूछ सकता है कि कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है 5, या ये पूछ सकता है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न में से कौन सा प्रकार नागरिकता प्रदान करने का वर्णित नहीं है। तो उसके लिए आपको पांचों प्रकार याद रखने हैं और पांचों प्रकारों में से सत्य या असत्य कथन पूछ सकता है, या पूछ सकता है देशीकरण के द्वारा अवधि कितनी होनी चाहिए, है ना। पंजीकरण के लिए कितने वर्ष की अवधि होनी चाहिए निवास की, 1 वर्ष तक निरंतर रहना चाहिए, 7 वर्ष होना चाहिए। अगर देशीकरण की बात करें तो 14 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण करवाना चाहता है, शादी कर लिया उसने, तो कितने वर्ष तक निवास होना चाहिए, 7 वर्ष तक होना चाहिए। ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं। मैंने ये जो नागरिकता वाला चैप्टर था इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। कल की जो क्लास है उसमें भी हम नागरिकता को लेकर चर्चा करेंगे, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं उनको और क्लियर करने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। एक बार इस क्लास का रिवाइज भी करवा देंगे। और नागरिकता ये तो थी प्रदान करने वाली बात, कुछ 3 प्रकार से जो कल की क्लास है दोस्तों उसमें हम पढ़ेंगे कि नागरिकता समाप्त भी होगी 3 प्रकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा। वो कौन कौन से प्रकार हैं उन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही मेरी जो क्लास है वो प्रतिदिन आपको देखने को मिल रही है। प्रातः 9:30 पर आपको मैंने 2500 प्रश्नों की MCQ सीरीज भी प्रारंभ की है, जिसमें मैं प्रतिदिन बहुत बेहतर प्रश्नों की समावेश करके प्रयास कर रहा हूं। आप भी जो मेरे लिए मेरी टीम के लिए प्यार और स्नेह दे रहे हैं उसका मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक बार आप सभी से पुनः अनुरोध है कि ये जो वीडियो मैं प्रतिदिन आपके YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी पर आ रही हैं इनको आप अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि मुझे मनोबल प्रदान हो और मैं और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।